मतलब ये हुआ कि रेज रिफ्लेक्ट ना होने का कारण ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो कहीं ना कहीं क्या है, आउटर मोस्ट शेल में या इस ऑर्बिट्स में मूव करते रहते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पर दूसरा रेज को देखते हैं। जो 10 से 15% रेज आपको बताई है वो कैसे रिफ्लेक्ट हुई बेटा, छोटे छोटे एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, इस बात को समझो। डिफ्लेक्शन कोई पार्टिकल कब करेगा, क्या रीजन हो सकता है? इसके दो कारण है यहाँ पर भी। एक तो बेटा क्या है, देखो जैसे मान लो अगर ये चौक है, ठीक है, अगर मान लो ये चौक है और चौक पे जैसे लाइट यहाँ पर आ रही है, तो अब बेटा लाइट यहाँ से क्या होगी, वापस जाएगी इसके सरफेस से, है ना। अब मान लो अगर जितना इसका ज्यादा मास होगा, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, उतना ही ज्यादा वापस जाने के चांसेस है। दीपक, अगर इसका मास बेटा ज्यादा है, जितना ज्यादा डेंसिटी होगी इसकी, जैसे मान लो एक अभी आप चौक लो, ठीक है, एक कोई कोई इससे हल्की चीज ले लो, मतलब कि कॉटन ले लो, ठीक है। अब कॉटन में से क्या होगा, उसकी डेंसिटी इतनी कम है कॉटन की कि उसमें से कई लाइट तो बेटा सारी की सारी वापस नहीं जा पाएगी, ठीक है। कुछ उसमें क्या होगा, वापस इसमें से क्रॉस भी होके चली जाएगी, कुछ वापस चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर चौक की बात करें तो चौक में बेटा क्या होगा, ज्यादातर रेज जो है वो वापस जा रही है। डिफ्लेक्ट होने का रीजन समझो आप, यहां पर जब कोई अल्फा पार्टिकल्स आए हैं, अल्फा रेज आई है बेटा, तो जब ये इस पार्ट से टकरा रहे हैं तो यहां पर कोई ऐसी चीज होने के चांसेस है, ठीक है, कोई मास, हैवी मास हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा डिफ्लेक्शन शो किया है। थोड़ा डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब ये है कि यहां पर उतना ज्यादा मास नहीं है, उसका इफेक्ट यहां तक पता चल रहा है ना। अब जैसे सेंटर की बात करो, ठीक है, सेंटर पे मान लो कोई हैवी चीज है, आप ऐसे सोच के चलो, सेंटर पर कोई हैवी चीज है और उस पर चार्ज भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से बेटा क्या हुआ, उसका इफेक्ट कहां तक देख रहे हो आप, ये देखो ये रेंज भी बैंड हो गई, 10 से 15% जो रेंज बताई उन्होंने देखी, तो ये रेंज भी बेटा बैंड हो रही है। तो जैसे मान लो ऐसे समझो कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, या कोई ऐसे मान लो कोई मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है, तो अभी बेटा क्या होगा, उसके आसपास का एरिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, धीरे 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 काफी एरिया तक उसका फील्ड रहता है। ठीक है दीपक, सही है? यस सर। बोलो, उस फील्ड के होने की वजह से क्या दिखेगा आपको, ऐसा तो है नहीं कि आप मैग्नेट के बिल्कुल पास जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड है, कोई मैग्नेट है यहाँ पर, उसका बेटा फील्ड जहां से शुरू होगा वहीं से आपको जो है उसका असर महसूस होने लग जाएगा, उस फोर्स का पता चल जाता है। ठीक कह रहा हूं मैं? जैसे जैसे अगर मान लो प्लैनेट्स अगर सन के चारों तरफ मूव करते हैं, तो अगर हम बेटा कहें कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, तो जैसे जैसे किसी प्लैनेट के पास जाओगे, उसके ऑर्बिट के पास जाओगे, उसके अंदर 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 चलना शुरू करोगे, तो रास्ते में आपको क्या होगा, ग्रेविटेशन का असर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, है कि नहीं? ऐसे यहां पर अगर बेटा देखें, अगर यहां सेंटर पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, इमेजिन करो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा रेज उससे टकराएंगी, है ना, तो अल्फा पार्टिकल जिनके ऊपर बेटा खुद अल्फा रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो किसी पॉजिटिव रेज से टकराती है अक्षय, तो क्या होने के चांसेस है, रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन? रिपल्शन होगा बेटा, है ना। तो बिल्कुल सही, ये रेज जो है रिपल्शन होने की वजह से बिल्कुल 180 डिग्री पर बेटा वापस हो जाएंगे, ठीक है, पढ़ाओ ना आपको। 180 डिग्री पे बेटा रिटर्न हो जाएंगे, तो इसी को बोलेंगे हम। तो इससे ये बात साबित हुई बेटा, इससे ये बात प्रूफ होती है कि यहाँ पर सेंटर में, एटम के ठीक सेंटर में अगर बेटा बोले, तो एटम के ठीक सेंटर में क्या चीज है, कोई बहुत पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है एटम के ठीक सेंटर में। ठीक है हृदयश्री, बोलो बेटा समझ में आया? इसी को क्या नाम दिया था रदरफोर्ड ने, इसको क्या नाम दिया, दैट इज नोन एज, यही न्यूक्लियस है, यही होता है न्यूक्लियस, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि उनके बारे में पता कैसे लगा बेटा, जो ये एक रे पूरी तरह से रिटर्न हो रही है, इससे ये बात साबित हो गई बिल्कुल ठीक सेंटर में अगर बात करें तो कोई बेटा बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि उसने पूरी तरह से 180 डिग्री पर रिपेल कर दिया। अब अगर 180 डिग्री पर रिटर्न होने का मतलब समझते हो, जैसे मान लो अगर हम कोई अगर रेज कहीं पर जा रही है और उसको पूरा वापस लौटा दिया जाए पूरी ताकत के साथ,
तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर बेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू महसूस की गई है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस होता है। अब हम बात करते हैं इस न्यूक्लियस की साइज की। तो जैसे कि बेटा देख रहे हो इसका साइज बहुत छोटा होता है। न्यूक्लियस का साइज बेटा कितना होता है, बहुत ही छोटा होता है। इसका एक आइडिया भी आपको दूंगा। लगभग एटम का बेटा साइज हम मान के चलते हैं अक्षर 10 की पावर -10। लगभग एटम का साइज कितना होता है बेटा, 10 की पावर -10 मीटर। अगर मीटर में देखें लगभग कितना होता है किसी भी एटम का, ठीक है। इट इज द साइज ऑफ एटम। अगर एटम का साइज बेटा 10 की पावर -10 है, और अगर मैं पूछूं आपसे कहूं न्यूक्लियस का कितना साइज है, तो न्यूक्लियस का बेटा साइज हो जाता है इससे भी कहीं छोटा, 10 की पावर -15 मीटर। तो आप देखो एक बार, पहले तो 10 की पावर -10 कितना है, आप लोगों को पता है कि बेटा 10 की पावर -6 माइक्रोमीटर बोलते हैं उसको, या माइक्रोस्कोप से हम लोग कितना देख सकते हैं सुमित? माइक्रोमीटर से हम बेटा कितना रेंज देख सकते हैं जनरली? जैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, बोलते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो एक्चुअल में उनका नाम माइक्रो का मतलब क्यों पड़ा? समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि 10 की पावर -6 मीटर नेक डाई से नहीं दिखेंगे बेटा। तो आप बताओ एटम को क्या हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं सुमित? क्या एटम को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है? यस और नो? कोई बात नहीं बेटा, माइक शायद ऑन नहीं हो रहा आपका। हितेश्री बताओ बेटा। बोलो, कौन बता रहा है बताओ? बताओ बेटा। नहीं देख सकते हैं। उसका कारण बेटा, उसका रीजन भी बहुत सिंपल सा है, क्योंकि एटम का साइज ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साइज से भी बहुत छोटा है, 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। और न्यूक्लियस का साइज तो उससे भी बेटा बहुत छोटा है, उससे भी आधा गुना हो गया, 10 की पावर -15 मीटर। अब इनको समझने के लिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो अगर कोई क्रिकेट स्टेडियम है बेटा, ठीक है। अगर हम किसी क्रिकेट स्टेडियम की बात करें, कोई बहुत बड़ा स्टेडियम देखा होगा कितना बड़ा होता है, तो अगर बेटा स्टेडियम का पूरा साइज आप एक एटम का साइज मान लो, ठीक है अंश, और बेटा उसके अंदर अगर एक छोटी सी क्रिकेट बॉल जो है, छोटी सी क्रिकेट बॉल को बिल्कुल सेंटर में रख दो स्टेडियम के, तो वो छोटी सी जो बॉल है वो रिप्रेजेंट कर रही है बेटा न्यूक्लियस को, ठीक है। और बाकी इतना बड़ा जो ग्राउंड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एटम का साइज। तो सोचो न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज के हिसाब से क्या होता है? समझ में आ गया सबको कितना छोटा हुआ, ठीक है। कहां स्टेडियम का साइज इतना बड़ा, पूरा एटम है, और उसके सेंटर में अगर आपने क्रिकेट बॉल रख दी है तो वो क्या है बेटा, न्यूक्लियस हो गया। सबको समझ में आ गया कितना साइज है? बहुत ही छोटा साइज होता है, इसलिए हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इतनी छोटी डॉट से, ठीक है। ठीक है दीपक। अब बेटा ये तो हो गई साइज की बात। अब हम करते हैं न्यूक्लियस पे चार्ज की बात और इसकी डेंसिटी की बात करते हैं। बच्चों डेंसिटी का मतलब समझते हैं सभी बच्चे? हृदयश्री, जो हम डेंसिटी पढ़ते थे 9th स्टैंडर्ड में, याद करो, मास अपॉन वॉल्यूम। बोलो याद है सबको डेंसिटी का मतलब क्या होता है? यस जैसे मैं अगर कहूं कॉटन की डेंसिटी बहुत कम है और इस चौक की डेंसिटी उससे ज्यादा है, और इस चौक से भी ज्यादा बेटा आयरन की डेंसिटी है, तो कैसे अपने लोग जैसे करते थे वाटर के अंदर डिप करके भी देख सकते हैं। तो क्या देखेंगे, कॉटन ऊपर रह जाएगा, चौक थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, और आयरन तो बेटा आयरन की ऑब्जेक्ट होगी, तुरंत जाके नीचे सेटल हो जाएगी। यस और नो? तो डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये रेशियो होती है बेटा। अब आप सोचो, जो ये आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, इसका बेटा साइज तो बहुत कम है ना? इसका साइज बहुत कम हुआ है, तो इसका मतलब आपका इसका वॉल्यूम तो बहुत कम होने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं किसी स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। जब रेडियस ही बहुत छोटा है बेटा, एटम के हिसाब से देखें तो रेडियस बहुत छोटा है, तो इसका वॉल्यूम बेटा क्या होगा बोलो, बहुत कम होगा। यस और नो? अब डेंसिटी की वैल्यू बेटा होती है, डेंसिटी की वैल्यू लिखते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहां पर अगर वॉल्यूम की वैल्यू बहुत कम हो गई बेटा, है ना, और मास बहुत ज्यादा है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, इस न्यूक्लियस से आपने 180 डिग्री का जो डिफ्लेक्शन देखा था उसका मतलब समझो और अच्छे से। तो हृदयश्री इसका मतलब बेटा हुआ 180 डिग्री पर जाने का
खाली पॉजिटिव चार्ज की बात नहीं है यहाँ पर बेटा इसका मतलब ये भी है कि एटम का लगभग 90% मास, एटम का बेटा लगभग 90% मास कहां पर कंसंट्रेट होता है, 90 से भी ज्यादा ही लगा लो, 90-95% मास बेटा इसके न्यूक्लियस में कंसंट्रेट होता है। इस बात का मतलब समझ में आया अक्षय? एटम का लगभग 90% मास बेटा किसके अंदर है, इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर है। तो बेटा आप खुद देखो डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब मास की वैल्यू बहुत ज्यादा है, एटम का लगभग 90% मास इसके अंदर है और वॉल्यूम बहुत कम कर दिया क्योंकि साइज ही कर रहा है उसका, तो डेंसिटी की वैल्यू बेटा क्या हो गई, वेरी लार्ज डेंसिटी, बहुत ज्यादा डेंसिटी होगी, है ना। तो कई बार आपने एक चीज देखी है, जैसे मैं एक चीज बताता हूं आपको, हॉकी बॉल पता है किसी को, हॉकी बॉल देखी है, गोल्फ की बॉल कितनी हैवी होती है, और यही टेनिस की बॉल लो, टेनिस की बॉल क्यों लेते हो, एक अरे वो बास्केटबॉल के अंदर भी तो हल्की सी होती है ना, तो बास्केटबॉल की बॉल ले लो, या और जो आपके हल्के स्पोर्ट्स में यूज करते हैं हम, ठीक है, उनका साइज ज्यादा है, लेकिन बेटा डेंसिटी देखो किसकी ज्यादा है, एक गोल बॉल छोटी सी होती है लेकिन उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, समझ गए? अब मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो बेटा यहाँ पर जो न्यूक्लियस है ना बिल्कुल ऐसे ही है, इस एटम के हिसाब से अगर देखोगे तो एटम का बेटा लगभग 90% से भी ज्यादा मास इस न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेट है, लेकिन इसका साइज बेटा क्या है, ऑन द अदर हैंड साइज इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी वेरी लेस, ठीक है, सबको बात समझ में आ गई? तो इसीलिए बोलते हैं न्यूक्लियस के बारे में बेटा उन्होंने बताया रदरफोर्ड ने that it has very large density, मास डेंसिटी इसकी बहुत ज्यादा है, इसके साथ साथ बेटा इसकी चार्ज की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है, वेरी लार्ज मास एंड चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज भी बहुत ज्यादा है और मास भी बहुत ज्यादा है। अब चार्ज ज्यादा होने का कारण समझो दिशा, अगर बेटा एटम के अंदर हम कह रहे हैं, तो हमने थॉमसन मॉडल के अंदर भी ये बात करी थी कल कि एटम बेटा क्या होते हैं, ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं, हृदयश्री क्या होते हैं, एटम न्यूट्रल होते हैं, है ना, न्यूट्रल का मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, हाँ, तो चार्ज बेटा क्यों नहीं है, देखो इसका मतलब ये हुआ, ऐसा तो है नहीं कि कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होते, इलेक्ट्रॉन की खोज तो पहले ही हो गई थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो बेटा थॉमसन ने ही कर दी थी, है ना, तो यानी पॉजिटिव चार्ज इसने रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस कर दिया, तो इस तरीके से बेटा आपको ये तो पता चल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, लेकिन अब आप समझो कि न्यूक्लियस के ऊपर इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस तरीके से है दीपक, इलेक्ट्रॉन बेटा जो है, देखो अगर किसी एटम को न्यूट्रल होना है, कोई एटम अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब उसमें बेटा पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू जो होगा, टोटल जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा हमेशा, बोलो, पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर, नेगेटिव चार्ज के बराबर होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन्स तो बेटा बहुत सारे होते हैं, अलग अलग घूम रहे हैं, अभी तो मैंने 2 ही बनाए हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, 8 10 20 कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इस सारे नेगेटिव चार्ज को बेटा बैलेंस कौन कर रहा है अकेला, बोलो, ये न्यूक्लियस कर रहा है, यस और नो, यस सर, है ना, तो इस बेटा चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज जो है ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बैलेंस कर रहा है, इसी वजह से इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर एक तो मास की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और चार्ज की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो ये बात आप ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव चार्ज भी बहुत ज्यादा होता है बेटा इसके अंदर और इसका साइज भी बहुत छोटा है, लेकिन इसकी डेंसिटी भी ज्यादा है, मास भी बहुत ज्यादा इसके अंदर कंसंट्रेट है और इसका चार्ज भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो चलो ये तो हो गई न्यूक्लियस की बात। अब बेटा उन्होंने जो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, ये सब चीजें पता चली, तो इसके बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया, है ना बेटा, जो मैं एटम का स्ट्रक्चर बनाया आपके सामने, उसमें उन्होंने क्या क्या बातें कही, सबसे पहले बोला बेटा उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, किसके चारों तरफ मूव करते हैं बेटा, दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते हैं, और न्यूक्लियस क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, बहुत ही छोटा साइज है इसका, वेरी स्मॉल साइज, बट हैविंग ऑलमोस्ट 90% ऑफ द मास ऑफ द एटम, एटम का लगभग 90% मास से ज्यादा इसका मास है, और इसका चार्ज भी बेटा जो है वो बैलेंस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज, ठीक है। अब
बेटा उन्होंने इस मॉडल को यानी अपने एटॉमिक मॉडल जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को बेटा किस सिस्टम से कंपेयर किया? हमारे यूनिवर्स के सोलर, जैसे हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम है ना, तो सोलर सिस्टम के साथ बेटा कंपेयर किया दीपक। तो सोलर सिस्टम से कैसे कंपेयर किया? जैसे न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस बेटा कैसे हो जाएगा? इसी सोलर सिस्टम के अंदर, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर क्या है? सन तो हमारा हो गया न्यूक्लियस है ना, बिल्कुल सेंटर में। प्लैनेट्स बेटा क्या कर रहे हैं वहां पर? उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी बेटा क्या कर रहे हैं? सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बेटा सिंपल सा मॉडल है जो रदरफोर्ड ने बताया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इसको बोलते हैं। तो मेन कंक्लूजन आपको बता दिया यहाँ पर है ना। अब बेटा देखो, अच्छा हाँ, इसकी स्टेबिलिटी उन्होंने कैसे बोली? रदरफोर्ड ने बेटा एक बात और बोली यहाँ पर, जैसे आप देख रहे थे कि थॉमसन मॉडल में वहां पर थे और पॉजिटिव चार्ज था, तो वो आपस में किस तरीके से बैलेंस हो रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा हृदयश्री कैसे उन्होंने बताया बैलेंस करने का तरीका? उन्होंने कहा कि जितना चार्ज बीच पे न्यूक्लियस के अंदर है उतना ही नेगेटिव चार्ज बेटा क्या है, अलग अलग जगह इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब देखो, हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस हो गया। दूसरी एक चीज और देखो, यहां पर बेटा इन दोनों के बीच में किस तरह का फोर्स होने की उम्मीद है? एक इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में बेटा कौन सा फोर्स प्रेजेंट होगा? दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कौन सा फोर्स होता है हमेशा? हाँ बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं उसको, है ना, क्योंकि यहां पर बेटा अपोजिट चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और वो भी अट्रैक्शन वाला, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, तो बेटा इन दोनों के बीच में किस फोर्स की वजह से ये घूमते रहते हैं? रदरफोर्ड ने ये कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ बेटा इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से रिवॉल्व करते हैं। समझ गए सभी बच्चे कि इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए हैं। ठीक है, जैसे सोलर सिस्टम में कौन सा फोर्स होता है बेटा? अगर सोलर सिस्टम में सारे प्लेनेट घूम रहे हैं तो कौन सा फोर्स है वहां पर? ग्रेविटेशनल फोर्स है। वैसे ही है ना, गुड। और वैसे ही बेटा अगर न्यूक्लियस में कंपेयर करें, मतलब एटम के अंदर कंपेयर करें उसको, तो न्यूक्लियस बेटा कौन सा फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इतना समझ में आ गया सबको? ये आपका इन दोनों के बीच में फोर्स है। अब बेटा यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, रदरफोर्ड का मॉडल बहुत अच्छा था, और रदरफोर्ड के इस मॉडल की वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है, थॉमसन को भी मिला था और रदरफोर्ड को भी मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला अपने इस डिस्कवरी के लिए, मतलब न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख देता हूं यहां पर। चलो, अब बेटा इसके आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ कि जैसे आप जानते हो साइंस में कि लगातार बेटा क्या होता है, नई नई चीजों की डिस्कवरी होती रहती है। तो रदरफोर्ड का मॉडल यहां तक ठीक था, लेकिन बेटा कुछ टाइम बाद उसकी एक थ्योरी आई, उस थ्योरी को बोलते हैं, जो हमें पढ़नी है आगे, नेक्स्ट हमारा वही टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जिसको बोलते हैं। क्या था बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, और ये जेम्स मैक्सवेल ने दी थी। तो ये मैक्सवेल की जो थ्योरी थी, इस थ्योरी में कुछ बातें थी, उन बातों को बेटा ये रदरफोर्ड मॉडल जो है कहीं ना कहीं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अब जैसे मान लो उसमें से एक पॉइंट क्या था मैं आपको बताता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कहती है कि कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल, देखना बेटा, अगर ये कोई चौक है, चौक के ऊपर मान लो अगर ये चार्ज पार्टिकल है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब अगर बेटा ये ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट कर रहा है या मूव कर रहा है, देखो, तो बेटा अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे करके मूव करता है, तो मैक्सवेल ने कहा था कि हमेशा वो बेटा कुछ ना कुछ एनर्जी को क्या करेगा, कुछ ना कुछ रेडिएट करेगा, मतलब एनर्जी कुछ ना कुछ इसकी बेटा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज आएगा उसके अंदर, मतलब ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहे और उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का मतलब कोई एनर्जी में चेंज ना आए, ऐसा दीपक नहीं हो सकता। जबकि रदरफोर्ड की अगर बात करें तो रदरफोर्ड ने बेटा एनर्जी नाम का कोई जिक्र ही नहीं किया। क्या रदरफोर्ड ने एनर्जी के बारे में कुछ बोला था?
कि इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी है या न्यूक्लियस की इतनी एनर्जी है, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा हमने। ठीक है, तो एक पॉइंट तो बेटा ये था कि रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में एनर्जी जैसी कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने तो ये सिंपल बोला कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है वो, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से घूमता रहेगा और इस तरीके से एटम स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो अब बेटा लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं हम। तो पहला लिमिटेशन मैं आपको क्या बता रहा हूं, he did not say anything about the energy of the electrons or energy of the atom। एटम के अंदर कोई एनर्जी वाला सिस्टम है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को पहले तो बेटा ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्या नहीं कर पा रहे बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि वेव थ्योरी ये कह रही है कि अगर कोई एटम है, कोई अगर चार्ज पार्टिकल, अब इलेक्ट्रॉन भी तो एक चार्ज पार्टिकल ही है बेटा, दिशा, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में बेटा मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसको भी एनर्जी क्या करनी चाहिए, रेडिएट करनी चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा कुछ रदरफोर्ड ने इसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था। तो पहला तो ये हो गई इसकी लिमिटेशन। लिमिटेशन समझते हैं सभी बच्चे, किसी मॉडल की लिमिटेशन क्या होती है? क्या क्या ऐसे पॉइंट्स थे जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए? ठीक है, ये लिमिटेशन है। तो फर्स्ट तो आपको बताया मैंने कि इन्होंने मैक्सवेल की जो थ्योरी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, उसके फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, पहली चीज। दूसरा बेटा क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। एटम स्टेबल कैसे होगा? अब एटम स्टेबल कैसे होगा, अब आप समझ रहे होंगे सर स्टेबिलिटी क्या है। देखो, एटम स्टेबल कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन हमेशा इस तरीके से घूमते, मतलब न्यूक्लियस बीच में है, इलेक्ट्रॉन आसाम से घूमते रहे। ठीक है, लेकिन बेटा अभी एक चीज मैं आपको बताता हूं, उसके बेसिस पर आप बताना कि क्या इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा कि नहीं। आप ऐसे समझो, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे मान लो बेटा अगर ये चौक है और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करके मूव कर रही है, ठीक है, बीच में कोई मैंने मान लो पॉजिटिव चार्ज रखा है। आप खुद सोचो, अगर बीच में मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है ऐसा, ठीक है, और कोई नेगेटिव चार्ज ऐसे करके रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो बेटा अगर यहां पर हम जानते ये भी है कि न्यूक्लियस के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, बताया था मैंने आपको, एक इलेक्ट्रॉन से लगभग 10 गुना 20 गुना या 30 टाइम जो है चार्ज है। बेचारा इलेक्ट्रॉन जो है उस पर तो इतना ही चार्ज है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है सुमित, बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बहुत कम होता है, ये अभी पढ़ के चुके हैं। और न्यूक्लियस के ऊपर बेटा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है। तो अब आप सोचो, ये पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन बेचारा अकेला निहत्था घूम रहा है ऑर्बिट में, तो क्या इलेक्ट्रॉन को ये इतनी आसानी से घूमने देगा? क्या इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा? अगर इसका चार्ज बहुत ज्यादा है तो बेटा हम जानते हैं, बोलो, नेचर का एक नियम होता है कि स्ट्रॉन्गर जो है वो वीकर को खत्म करता है। अक्षय, यस और नो? नेचर में कहीं पे भी देख लो, यस सर, कि स्ट्रॉन्गर जो चीज है, अगर कहीं पर कोई ज्यादा चार्ज पार्टिकल है, कोई छोटा चार्ज है, तो ऑब्वियसली उसको वो अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करेगा, है कि नहीं? अब आप देखो, छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं, तो वो बेचारे क्या होते हैं बेटा, टकराते रहते हैं प्लेनेट से। प्लेनेट का कुछ थोड़ी होता है, वो प्लेनेट उसको अपनी तरफ खींच लेता है। मीटियोर्स गिरते हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, ये सब है, इसलिए आते हैं, ये हमारे ग्रेविटेशन की वजह से खींचे चले आते हैं। ठीक है, ठीक है हृदयश्री। तो इसीलिए बेटा आप देखोगे अगर ध्यान से, तो इलेक्ट्रॉन तो बेटा ऐसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है बेचारा, तो इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस अपने में बहुत जल्दी समा चुका जाएगा, बहुत आसानी से ले लेगा, कहेगा कि आ जाओ इधर, ठीक है, मेरे पास बहुत ताकत है, मैं तुम्हें खींच लूंगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में बेटा ऐसा नहीं होता। ये रदरफोर्ड की थ्योरी है, ये रदरफोर्ड का जो मॉडल था कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो अगर बेटा इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर चला गया न्यूक्लियस के अंदर, तो क्या एटम स्टेबल रह पाएंगे? क्या एटम एग्जिस्ट कर पाएगा फिर? नो। अगर इलेक्ट्रॉन सारे इसमें चले गए तो फिर एटम कहाँ रह गए? इस बात के एटम रह गए, है ना? तो बेटा कहीं ना कहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्या एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, है ना? रदरफोर्ड वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, लिमिटेशंस लिख देता हूं यहां पर,
लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल है ये, ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो बेटा इसकी लिमिटेशन ये हुई कि एक्चुअल में वो क्या नहीं बता पा रहे थे, उनकी थ्योरी या उनका मॉडल ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है कि किस तरीके से एटम स्टेबल हो पाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहे हैं और न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर एटम बच कैसे जा रहे हैं, एटम किस तरीके से घूम पा रहे हैं आराम से, है ना? क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, दो अलग अलग चीजें हो गई। एक चीज हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन तो इसमें चला जाएगा, गिर जाएगा इसके अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर लेगा उसको, लेकिन एक्चुअल में बेटा ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बेटा कहीं ना कहीं उनकी जो थ्योरी थी या उनका जो मॉडल था उसमें उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया। ही डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, ठीक है, कि किस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के इफेक्ट में रहते हुए भी आसानी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो पूरा बेटा नोट्स में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अभी आपको समझा दिया। आया सबको समझ में गौरव? ठीक है। He did not, he was not able to explain the stability of the atom, that is when a charged particle move around oppositely charged nucleus, न्यूक्लियस जो बेटा उसके चारों तरफ घूम रहे जिसपे अपोजिट चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से बेटा क्या होगा, इट शुड हैव फॉलन इनटू द न्यूक्लियस, ये बेटा क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, बट दैट डज नॉट रियली एग्जिस्ट, लेकिन एक्चुअल में बेटा ऐसा दीपक नहीं होता है, ठीक है आयुष, क्योंकि हम जानते हैं बेटा एटम तो स्टेबल होते हैं, जैसे ये चौक है ये भी तो एटम से बनी हुई है, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चले गए होते तो एटम ऐसा थोड़ी दिखता, मतलब पूरा स्ट्रक्चर ऐसे थोड़ी दिखता, फिर तो एटम खत्म ही हो जाते हैं, है ना, अपने आप ही, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दिशा समझ में आया बेटा? फर्स्ट पॉइंट ये हुआ आपका, he did not explain the stability of the atom। सेकंड पॉइंट बेटा आपको बताया था मैंने इससे पहले, क्या था, he was not able to explain the electromagnetic wave theory, explain the electromagnetic wave theory, ठीक है, अभी बताऊंगा क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है, ठीक है। तो मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी उसको भी बेटा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हैविंग ए चार्ज, है ना, नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर होता है, अगर बेटा वो मूव करेगा, इफ इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, है ना बेटा, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, तो क्या करना चाहिए उसको, if the electron having a negative charge revolve around the nucleus, it should transmit, it should radiate energy, ठीक है बेटा। ये भी थ्योरी आपको बताऊंगा तो उसमें ये पॉइंट है, ठीक है, वो अगला टॉपिक है तो बस बताने वाला हूं, ठीक है। it should emit और radiate energy, ठीक है, एनर्जी को उसको रेडिएट करना चाहिए, तो फिर अगर एनर्जी को रेडिएट करेगा तो फिर स्टेबल कैसे होगा, जैसे एनर्जी अगर इसमें से चौक में से निकलती चली जाएगी तो बेटा एक दिन तो एक टाइम तो ऐसा आ जाएगा ना दीपक, एक टाइम ऐसा आ जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब इस चौक की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। जैसे मान लो अगर 100 जूल एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे करके, है ना, तो अगर मान लो धीरे 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 उसकी एनर्जी लॉस हो रही है ना, तो बेटा 100 से 90, 90 से 80 धीरे 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 करके कभी ना कभी कोई टाइम ऐसा जरूर आएगा दीप्ति जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाएगी रिवॉल्व करते करते, तो वो कहां चला जाएगा, वो न्यूक्लियस के अंदर चला गया, तो फिर उसकी फिर ये स्टेबिलिटी कैसे आएगी, नहीं आएगी, तो यही चीज बेटा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। बोलो बेटा। yes, ये दो लिमिटेशन है बहुत बड़े बड़े, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम है और दूसरा मैक्सवेल की जो थ्योरी थी उसको एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। तो यहां से बेटा शुरुआत होती है, रदरफोर्ड का मॉडल जो है यहां से रिजेक्ट होना शुरू होगा और कुछ नए फिनोमिना आपको पढ़ने हैं, उसके बाद कुछ नई चीजें इस चैप्टर में पढ़नी है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी। देखो आपने जो 9th स्टैंडर्ड में पहले पढ़ रखा है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ा था बेटा, थॉमसन मॉडल भी आपने बिल्कुल बेसिक पढ़ा था,
चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ी आपने, है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसे निकाला गया ये भी नहीं पढ़ा, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पर पढ़ी हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है। इसी तरीके से अगर रदरफोर्ड मॉडल की बात करें तो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा था, एटॉमिक मॉडल थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। तो यहां से बेटा अब जो है हमारे चैप्टर के अंदर आगे का शुरू हो रहा है। यहां तक का पोर्शन जो है वो बेसिक है बिल्कुल, और अब बेटा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो होती है, जो मैक्सवेल ने दी थी, उस थ्योरी के पॉइंट्स पढ़ेंगे और फिर देखते हैं कि क्या क्या उसमें चीजें हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल का बेटा रिजेक्ट होना यहाँ से शुरू हो गया था, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो बेटा सबको समझ में आया यहाँ तक दिशा? रदरफोर्ड मॉडल की पहले हमने प्रॉपर्टीज देखी और अब बेटा लिमिटेशंस लिखी है मैंने, ठीक है। बोलो, ठीक है। यस सर। यस चलो, यस तो अब अगला है हमारा, बोलो, किसी को कुछ पूछना है बेटा? क्या कह रहे थे बेटा? किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आपको तभी आएगा अक्षय, जब आप खुद भी पर्सनल अटेंशन लोगे कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर रखोगे तो धीरे धीरे चीजें, जब जितना आपको बेटा, जितना हम किसी चीज में घुसते हैं उतना ही हमें वो उतना समझ में आता है ना। यस और नो? तो आप ये जो आपकी जो बेटा क्यूरियोसिटी होती है, जैसे देखो हम अपनी बात कर रहे हैं या कोई भी इंसान की बात कर रहे हैं, अगर बेटा इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी ना हो, अगर ह्यूमंस के अंदर क्यूरियोसिटी ना होती तो आज हम स्पेस में इतना आगे ना गए होते, है ना सुमित। लगभग हर प्लेनेट तक हमारी पहुंचने की इच्छा है, हम तो गैलेक्सी तक भी पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए हमने अलग अलग डिस्कवरी करी है। तो इंसान की बेटा क्यूरियोसिटी होने की वजह से ही इतनी सारी डिस्कवरियां हो पाई हैं और लगातार हो रही हैं आगे भी। यस और नो? तो यही चीज है बेटा, इस क्यूरियोसिटी को डायरेक्शन देने की जरूरत है। क्या है बेटा? डायरेक्शन होनी चाहिए हमारी प्रॉपर। तो देखो अब हम बात कर रहे हैं रदरफोर्ड की लिमिटेशंस मैंने आपको बताई। अब बेटा इसके बाद क्या हुआ, जब थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने मॉडल दे दिया अपना, तो उसके बाद बेटा कुछ घटनाएं हुई, कुछ इवेंट्स ऐसी हुई। अगला मॉडल आप याद करो कौन सा था? थॉमसन के बाद रदरफोर्ड पड़ा, रदरफोर्ड के बाद कौन सा पड़ा? कौन सा मॉडल है इसके अगला? एक और पर्सन ने भी दिया था, साइंटिस्ट ने, क्या बोलते हैं उसको, याद है किसी बच्चे को? हाँ, बोर्स एटॉमिक मॉडल बेटा, ठीक है। नील्स बोर ने एक एटॉमिक मॉडल दिया था, बोर्स एटॉमिक मॉडल। लेकिन ये एटॉमिक मॉडल जो है बेटा, वो अभी आप पढ़ोगे, उससे पहले कुछ घटनाएं आपको पढ़नी है, कुछ इवेंट्स पढ़नी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये थोड़ा नई चीजें हैं। तो इसमें सबसे पहले पढ़नी है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये सब चीजें बेटा बोर्स एटॉमिक मॉडल से पहले हुई, मतलब थ्योरी पहले आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है। और ये दी थी बेटा जेम्स मैक्सवेल ने, ठीक है। मैक्सवेल जो थे उन्होंने ली थी, मैक्सवेल नाम है इसका, इसीलिए कई बार इसको बोलते हैं, एक तो बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जेम्स मैक्सवेल्स, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैक्सवेल थ्योरी ऑफ, दोनों एक ही बात है, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मैंने ईएम से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम इस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये रेडिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है। तो रेडिएशन मतलब का मतलब कौन बताएगा? वर्ड का मतलब किसको पता है, बताओ। रेडिएशन ऑफ एनर्जी। रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, गुड बेटा। एनर्जी को एक जगह से दूसरी जाने का एक तरीका है। तो एक्चुअल में एनर्जी बेटा कौन कौन से तरीके से जाती है, ये भी थोड़ा पढ़ो। आपने पढ़ा है लेकिन थोड़ा सा मैं रिकॉल करता हूं, आप लोगों को याद दिलाता हूं। एनर्जी बेटा कई तरीके से एक ऑब्जेक्ट से दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। इनमें से एक चीज जो आपने पढ़ी थी वो थी, पढ़ी है लेकिन उसका नाम नहीं पता, उसको बोलते हैं कंडक्शन। देखो बेटा एक होता है कंडक्शन, अभी सब बताऊंगा, ठीक है। दूसरा होता है बेटा
इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। एक होता है रेडिएशन, ठीक है। और एक तरीका और है, इसी के अंदर ही है, वैसे वो कन्वेक्शन में भी आ सकता है, इंडक्शन भी बोलते हैं। ये डिफरेंट मेथड है बेटा एनर्जी को ट्रांसफर करने के। अब इसमें देखो कंडक्शन क्या है, पहले कंडक्शन देख लेते हैं। जैसे आपने बेटा देखा है कि अगर हम किसी स्पून को लें या किसी बर्तन को लेते हैं, स्पून को ले लो, आप स्पून के एक एंड को हीट करते हो, है ना, मान लो कैंडल के ऊपर रखो, तो आप गर्म करना शुरू करो, तो अंश क्या होगा, धीरे धीरे आप बेटा बर्न तो उसको कर रहे हो, हीट तो कर रहे हो उसके एक एंड पर, लेकिन धीरे धीरे उसकी हीट कहां तक पहुंच जाएगी, जहां से आपने उसको पकड़ रखा है ना। जैसे मान लो ये स्पून है, ये कोई मेटल की रॉड है, आपने इस रॉड को हीट करना शुरू करा, ठीक है, इसको हीट किया। अब बेटा क्या होगा, यहां से धीरे धीरे क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगी, आपने यहां से होल्ड कर रखा है, यहां भी पहुंच जाती है, थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है, यस और नो। इस मेथड को बेटा क्या बोलते हैं, हीट ट्रांसफर को, यहां पर हीट जो ट्रांसफर हो रही है, दैट मेथड इज नोन एज कंडक्शन, ठीक है दीपक, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्शन बोलते हैं। बेसिक चीजें हैं ये, नाम आपने याद नहीं होगा कंडक्शन, लेकिन पता सबको है। जितने भी बेटा मेटल्स होते हैं उनमें एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगी, मेटल में या चौक में या किसी की भी बात करो, एक ये कॉमन तरीका होता है बेटा कंडक्शन, है ना। हम हीट करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे हीट जो है वो पूरे मेटल के अंदर या पूरे मटेरियल के अंदर पहुंच जाती है, ठीक है दीप्ति, सही है बेटा, आगे समझ में। यस यस इसको बोलते हैं कंडक्शन। ये आप बचपन से बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन इसका नाम ध्यान नहीं रहता, कंडक्शन है ये, ठीक है। ये तो बेटा एक मेथड हुआ कंडक्शन, मेटल्स के अंदर होता है। एक मेथड होता है कन्वेक्शन, कन्वेक्शन से भी ट्रांसफर होती है हीट। कैसे, जैसे मान लो रूम के अंदर मैंने यहाँ पर बेटा कोई पेपर वगैरह जलाया, कुछ इस तरीके से आग जलाई, कंबशन किया। अब कंबशन होने की वजह से बेटा कुछ ना कुछ हीट एनर्जी निकलती है ना सुमित, हाँ हीट निकलती है। तो आप ये देखो जैसे होलिका वगैरह जलाते हैं तो वहां पर क्या होता है, कहीं पर अगर कहीं आग लगती है, अगर एयर आए बेटा वहां पर क्या आ जाए, एयर से पार्टिकल्स आ जाए, तो अगर एयर आ गई वहां पर, एयर क्या करेगी, एक जगह की हीट को, जैसे मान लो इस रूम की हीट को कहां तक बेटा पहुंचा देगी, पूरे रूम तक फैलाएगी पहले तो, धीरे धीरे धीरे, और हो सकता है बाहर जो आदमी खड़ा है रूम के, उसको भी उस हीट का क्या हो इफेक्ट पता चले। हृदयश्री, ऐसा होता है, इसी को बोलते हैं बेटा, अगर इस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है, मतलब कि विद द हेल्प ऑफ एनी मीडियम, अगर कोई मीडियम बेटा मिल जाए, जैसे मीडियम कौन सा होगा, जैसे एयर होगा, ठीक है, हवा ही होती है सबसे कॉमन, है ना, यस और नो। तो उसका असर बेटा क्या होता है, एयर अपने साथ उस हीट को क्या करती है, एक जगह से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर कर देती है। इसको मेथड को बेटा बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं, बोलो, कन्वेक्शन होता है ये मेथड। कन्वेक्शन, और अब आपने सुना होगा कन्वेक्शन ओवन भी यूज होता है, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही आसान अब आपको लगेगी कि बेटा एक्चुअल में कन्वेक्शन ओवन का मतलब क्या है, उसके अंदर जो डिवाइस है एक ऐसा जिसमें खाने को पका रहे हैं या हीट कर रहे हैं बेटा, बाय यूजिंग, बोलो, उसमें क्या करेंगे, एक हीटर लगा होगा, ठीक है, हीटर तो समझते हो कॉमन एलिमेंट ऐसा होता है ना। तो नाइक्रोम वायर आपने पढ़ा था जैसे फॉर एग्जांपल, अब निक्रोम वायर पे अगर आप मान लो बेटा एक हीटर के सामने एक फैन लगा दो, अगर बेटा एक फैन लगा दोगे दिशा, तो क्या होगा, इस हीट को बेटा क्या करेगा, वो काफी बड़े एरिया तक फैलाएगा, दूर तक पहुंचाएगा, यस और नो। हीटर के अंदर से जो हीट निकल रही है उसको एयर के थ्रू अगर हम ट्रांसफर करें खाने के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, एक ओवन कैसा बन जाएगा, कन्वेक्शन ओवन बन जाएगा। हृदयश्री, ठीक है बेटा, सिंपल सी प्रोसेस है, समझ में आई। एक मेथड बेटा कंडक्शन होता है हीट ट्रांसफर का, एक कन्वेक्शन होता है, और इंडक्शन भी इसी से मिलता जुलता है। ये मैंने इसलिए बताया था ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कुछ बड़ी चीज नहीं है। क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि बेटा ये टेक्नोलॉजी, कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, हम कुछ भी चीज बना सकते हैं, हम खुद चीज बना सकते हैं,
हर चीज, लेकिन हमें उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, प्रोसेस पता होनी चाहिए, ये चीज क्या है। ठीक है, तो बेटा कन्वेक्शन जो है, मैंने आपको एक प्रोसेस बताई, कई जगह यूज करते हैं, हर जगह हमारा कन्वेक्शन का यूज होता है। ठीक है, हीट ट्रांसफर कई जगह होता है, जैसे मैंने आपको बताया फॉरेस्ट फायर के अंदर भी ऐसे ही होता है। जंगलों में बेटा आग लगती है तो क्या होता है, तो एयर के थ्रू बेटा, एयर इतनी गर्म होती है ना, जनरली ऑस्ट्रेलिया के अंदर या अमेरिका के अंदर अभी फिर लगी हुई थी कुछ दिन पहले। तो बेटा क्या होता है, सोचो इतने सारे फॉरेस्ट के अंदर आग कैसे लगती है। और आप लोगों को ये भी पता है कि ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट के अंदर ट्री जो है वो सूखे ही रहते हैं सुमित, ऐसा भी नहीं है बेटा। हाँ, तो ऐसा नहीं कि वाटर नहीं होता उनके अंदर, है कि नहीं। तो फिर वो कैसे होती है प्रोसेस, समझो। वहां पर बेटा कन्वेक्शन कन्वेक्शन करंट फ्लो होता है, यानी एक्चुअल में एयर बेटा इतनी गर्म हो जाती है, हिदयश्री इतनी गर्म एयर होती है बेटा, वो गर्म एयर जैसी ड्राई ड्राई लीव्स के साथ टकराएगी या ऐसा कहीं पर फ्रिक्शन होगा, तो कहीं पर फ्रिक्शन होगा बेटा तो गर्म हवा का, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक जगह फायर लगनी शुरू होगी और फिर वो कन्वेक्शन बढ़ता ही चला जाएगा। एयर के थ्रू होते होते बेटा पूरे फॉरेस्ट जो होते हैं काफी बड़े एरिया में, उनमें वो आग, बेटा समझ गए। लेकिन इनका इस चैप्टर के अंदर यूज नहीं है। किसका यूज है बेटा, हम बात कर रहे हैं रेडिएशन की। रेडिएशन। हाँ, तो रेडिएशन बेटा क्या होता है, जैसे बोलते हैं सन से हमारे पास क्या आ रहे हैं, कुछ रेडिएशंस आ रहे हैं, सोलर रेडिएशन बोलते हैं उनको, है ना। तो सन से बेटा जो हमारे पास रेडिएशन आ रहे हैं, एक्चुअल में क्या मतलब है कि सन से जो एनर्जी आ रही है बेटा, वो रेडिएशन के थ्रू आ रही है। और ये जो एनर्जी होगी, ये मीडियम की जरूरत होती है क्या, सन से जो हमारे पास एनर्जी आ रही है उसको मीडियम की जरूरत है, यस और नो। नो। नो सर। गुड बेटा, इसी को रेडिएशन बोलते हैं। रेडिएशन वर्ड का मतलब आप समझ जाओ कि एनर्जी, व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड विदाउट एनी यूजिंग एनी मीडियम। तो बेटा सन से या किसी स्टार से जब एनर्जी आ रही है हमारे पास, तो विदाउट एनी मीडियम आ रही है, इसको हम बोलेंगे दैट इज रेडिएशन। तो आज बेटा किसी बच्चे को आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये रेडिएशन का मतलब क्या है। अब यहां पर लिखा हुआ बेटा मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी एक तो रेडिएशन होगा और बेटा किस टाइप का होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। कैसा होगा बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखो वेव तो आपने पढ़ी हुई है, पहले भी जानते हो वेव्स क्या होती हैं, लेकिन नया वर्ड आपके लिए है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दीपक। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअल में क्या होती है, ये एक टाइप की वेव्स होती हैं, ठीक है, जिनका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रखा गया है। और ये वेव बेटा कैसे चलती हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलती हैं। इसका एग्जांपल आप लाइट से जोड़ दो, किससे जोड़ दो बेटा, लाइट को। तो लाइट इज आल्सो अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक ऐसी वेव बेटा जिसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी तरह की बेटा मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है दीपक, तो आज लोग बेटा आप यहां तक पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, पीछे नोट्स आपके पास है, उनमें आपको होमवर्क देता हूं कि इस मैक्सवेल थ्योरी के आपको पॉइंट सारे कल डिस्कस करेंगे क्लास में। तो आप लोग पहले से याद करके आएंगे, पढ़ेंगे उसको कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये बेटा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, एक तो इनकी प्रॉपर्टी को पढ़ना, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ठीक है। अब हर जगह कहते हैं कि हमारे आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, टावर में से रेडिएशन हो रहे हैं, ठीक है, या फोन में से भी रेडिएशंस होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हर जगह बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। तो ये रेडिएशंस की प्रॉपर्टी क्या है, किसको बोलेंगे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये कल डिस्कस करनी है। तो निकिता बेटा आज का होमवर्क है ये, आप जो है ये सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस पढ़ोगे और फिर कल जो है क्लास में मैं पूछूंगा हर एक से कि किसने कितना पढ़ा है, ठीक है, क्लियर है बेटा, ठीक है, चलो ओके, ठीक है बेटा, तो इतना आप कर लेना कंप्लीट, ठीक है, गुड एंड टेक केयर, बाय एंड टेक केयर, ठीक है बेटा, गुड, ठीक है।